नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल एक बड़ी खबर आई है जॉर्डन से। जॉर्डन की बाउंड्री लगती है इजराइल के साथ और जॉर्डन से बहुत सारे ट्रक्स जाते हैं इमदाद के इजराइल के अंदर। इसी बाउंड्री पर ये जो सीमा लगती है, इसी बाउंड्री पर जॉर्डन के एक शख्स जिसकी उम्र 50 साल के आसपास बताई जा रही है, अब्दुल मुतालिब अल कैसी, इसने इजराइल के सैनिकों पर हमला किया और 2 सैनिकों को मार दिया। चाकू से 2 सैनिकों को मार दिया। उसके बाद इसको मालूम था कि इसकी हत्या होनी है। इजराइल के सैनिकों ने गोली चलाकर उसको मार दिया, लेकिन उसके बाद उसकी वसीयत सामने आई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उसकी वसीयत, जो अरबी में लिखी हुई है, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है कर्नल ने। इस वसीयत में वो कहता है कि फ्री पैलेस्टाइन मैं चाहता हूं, मैं आजाद फलस्तीन चाहता हूं। गजा में मेरे भाइयों बहनों के साथ जो हो रहा है मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और साथ में कहता है कि ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है इजराइल का, वो अरब मुल्कों को तबाह कर देगा। अरब मुल्क इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इस घटना से क्या पता चलता है? एक बात तो यह कि ये जो बंदा है, इसको पहले से मालूम था कि उसको मार दिया जाएगा। उसने वसीयत इसीलिए तैयार की थी। उसको मालूम था कि इजराइल के बॉर्डर पर ये सारी हरकतें वो करेगा, आईडीएफ के ऊपर हमला करेगा, 2-3 लोगों को मार देगा, तो बदले में उसको भी जान देनी पड़ेगी। यानी ये सब जानते हुए भी अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए गया था। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि अरब मुल्कों के हुक्मरान अगर आपको थोड़ा बहुत हिलते हुए दिख रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको पता है कि अरब मुल्कों के जो बाशिंदे हैं, जो अवाम है, वो गजा में जो लगातार जेनोसाइड चल रहा है उसके मुखालिफ हो चुकी है। वो अपने हुक्मरानों से नाराज है क्योंकि उनकी इजराइल के साथ साठगांठ है। वो अपने हुक्मरानों से नाराज है कि अमेरिका और इजराइल के सामने तुम इस तरह से कैसे झुकते चले जा रहे हो। और उसी गुस्से का सिंबल बन के आया है अब्दुल मुतालिब अल कैसी। जो कुछ उसने लिखा है, जो कुछ उसने किया है, आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन यह बहुत सीधी सी बात है कि गजा में जिस तरह का जेनोसाइड चल रहा है उसको लेकर अरब वर्ल्ड में लोगों के भीतर भारी गुस्सा है। हो सकता है थोड़े से लोग ऐसे हों जिन पर कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन बड़ी आबादी ऐसी है जिनके अंदर बेहद गुस्सा है और ऐसी घटनाओं से यह बात बिल्कुल साफ होकर सामने आती है। इसके बरक्स जो खबर है उसको आप देखिए। इसके बरक्स खबर यह है कि यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल वोटिंग हुई और ये वोटिंग होनी थी गजा में जेनोसाइड रुकवाने। जेनोसाइड वर्ड का इस्तेमाल तो वो नहीं करेंगे, लेकिन गजा में जो कुछ चल रहा है उसको रुकवाने, यानी कि सीज फायर के लिए। और इसमें अमेरिका ने वोट दिया इजराइल के फेवर में। ये तो नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं, वो हमेशा देता है। लेकिन इस बार बदला यह है कि 15 वोट थे, 15 में से 14 वोट इजराइल के खिलाफ पड़े हैं। 15 में से 14 वोट, अकेला अमेरिका वहां पर खड़ा था इजराइल के लिए, बाकी सब इजराइल के खिलाफ हो गए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो कह रहा था कि हम सारी दुनिया में लगातार अकेले पड़ते चले जा रहे हैं। असल में पूरी दुनिया में उसका एक ही दोस्त रह गया है और वो है अमेरिका। और अमेरिका भी उसका दोस्त नहीं है। दोस्त तो मोहब्बत से होते हैं। लालच में जो दोस्ती होती है और डर से जो दोस्ती होती है उसका कोई खास मानी नहीं होता। सब जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल वाला मामला आने के बाद ट्रंप लगातार दबता चला गया है। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप की कोई फाइल नेतन्याहू के पास हो। बहुत मुमकिन है कि मोसाद के एजेंट्स के पास उसके खिलाफ ऐसी चीज हो जो सामने आ जाने पर अमेरिका की गद्दी छोड़नी पड़ सकती हो। इसीलिए वो लगातार इजराइल की हां में हां मिलाते जा रहा है। लेकिन बाकी दुनिया का बड़ा हिस्सा इजराइल के खिलाफ है। इसका सबसे बड़ा सबूत है यूएनएससी में हुई वोटिंग, और इसकी चिंता पूरे इजराइल में दिखाई दे रही है। नेतन्याहू ने कहा कि हम अकेले पड़ रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं। कल वहां के राष्ट्रपति का बयान आया, जो वहां हरजोग वहां राष्ट्रपति हैं, उनका बयान आया कि हम दुनिया में जो अकेले पड़ते जा रहे हैं वो फ्री वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। अरे फ्री वर्ल्ड के तो तुम हिस्सा ही नहीं हो। एक ऐसा मुल्क जो अपने हर पड़ोसी के ऊपर हमला करता है, जो कतर जैसे पड़ोसी के ऊपर भी हमला करता है, जिसका हमेशा रोल जो रहा है वो मीडिएशन का रहा है, वो फ्री वर्ल्ड का हिस्सा कहां से है? असल में इजराइल लगातार परेशान है कि उसका प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब, फेसबुक वगैरह को काफी बड़ा पैसा दिया गया है कि हमारे फेवर में प्रोपेगेंडा चलाओ, और उसके बावजूद नेतन्याहू कहता रहता है, रोता रहता है कि सारी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ हो रही है क्योंकि हमास का प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल हो रहा है। बहुत सीधी सी बात है कि मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बावजूद, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह कब्जा करने के बावजूद अगर तुम्हारा फर्जी प्रोपेगेंडा लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि लोग गजा की हकीकत जान चुके हैं। लोग ये हिस्ट्री जान चुके हैं कि कैसे 70 साल से फलस्तीन को तुमने दबा कर रखा है, कैसे फलस्तीनियों के जीने का हक तुमने छीना है, और कैसे गजा में जो कुछ कर रहे हो वो जेनोसाइड है। यह हकीकत जानने के बाद कोई भी हक पसंद आदमी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। जो अमेरिका तुम्हें दोस्त लगता है, उस अमेरिका की हालत यह है कि ट्रंप भले तुम्हारे सामने सर झुका रहा हो, लेकिन 80% लोग, एक नया सर्वे आया है और यह सर्वे भी इजराइल के ही अखबार में छपा है, कि 10 में से 8 लोग इस बात को मानते हैं कि इजराइल जो कुछ गजा में कर रहा है वो गलत है। केवल 2% लोग ऐसे हैं जो इजराइल का सपोर्ट करने को तैयार हैं। 10 में से 2 लोग ऐसे हैं।
यानी पूरे अमेरिका में 80% के आसपास ऐसे लोग हैं जो गजा के मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ हैं। इससे बड़ी हार इजराइल की क्या होगी कि जिस अमेरिका से सारी मदद उसको मिलती है, वहां की भी आवाम उसके साथ नहीं है। यही नहीं, कम से कम डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर अब थोड़े से लोग ऐसे इकट्ठा हुए हैं जो कह रहे हैं कि गजा में जो चल रहा है वो जेनोसाइड है। सिर्फ 20 लोग हैं, बर्नी सैंडर्स जैसा बड़ा नाम है, इसके अलावा 19 लोग और हैं, लेकिन ये एक शुरुआत है। 20 लोग अगर खड़े होकर कह रहे हैं कि जेनोसाइड है, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद एक सीनेट में प्रस्ताव लाने वाले हैं जो इस बात के लिए है कि फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया जाए, इसका मतलब यह है कि आईपैक के अरबों खरबों लुटाने के बावजूद, आईपैक के बारे में जानते हैं ना आप, यहूदियों का संगठन है जो पैसे खर्च करता है सीनेट के मेंबर्स यानी वहां के एमपीज को चुनाव जिताने के लिए फंड करता है, और वहां के एमपीज उसकी जबान में जबान मिलाकर बोलते हैं। अगर करोड़ों बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस खर्च करने के बावजूद अमेरिका के सेनेट में कुछ लोग सामने आकर यह कह रहे हैं कि फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दिया जाए, 80% अमेरिकी इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं, तो इसका बहुत सीधा मतलब है कि इंसानी फितरत होती है हक के साथ खड़ा होना, और अमेरिका में भी इंसानों की कमी नहीं है जो हक के साथ खड़ा होना चाहते हैं। तो आज अगर हकीकतन देखें तो इजराइल के साथ कोई नहीं खड़ा है, इजराइल सारी दुनिया में अकेला पड़ा है। ठीक है, गजा के अंदर जुल्म सितम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कंडीशन यह है कि गजा के अंदर इंटरनेट पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, इसीलिए खबरें तस्वीरें कम आ रही हैं या नहीं आ पा रही हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो हम सब जानते हैं। गजा शहर के अंदर जो मकान है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, उनको गिराया जा रहा है, लगातार लोगों को बेघर किया जा रहा है, जो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं उनके ऊपर भी गोलियां और बम बरसाए जा रहे हैं, ये सब हम जानते हैं। और इन सब से दर्द से हमारा सीना चाक हो जाता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फलस्तीनियों ने जिस तरह की लड़ाई इस बार लड़ी है और दुनिया भर के लोग जिस तरह से फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, हालत यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति इंग्लैंड में था, स्ट्रेमर उसके साथ खड़ा था। स्ट्रेमर कोई फलस्तीन का सपोर्टर नहीं है, वो भी इजरायली पैसे से ही प्रधानमंत्री बना था, लेकिन आवाम का प्रेशर ऐसा है कि स्ट्रेमर अब फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने जा रहा है। मंच से कहा ट्रंप ने कि यह गलत है, लेकिन स्ट्रेमर ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। हरजोग जब गया हुआ था इंग्लैंड, तो एक पत्रकार ने उसका इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू में जब परिचय दिया जा रहा था हरजोग का, तो इजराइल जो कुछ गजा में कर रहा है वो सब कुछ पब्लिकली कहा गया, और इजराइल का राष्ट्रपति चुपचाप मुंह बनाए हुए सुनता रहा। ये बदल रहा है दुनिया में। ग्रीस, एथेंस, सब जानते हैं हिस्टोरिकल सिटी है। एथेंस में फ्री पैलेस्टाइन के बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। कितनी जगहों पर ऐसा हुआ कि इजराइल के लोग गए और उनकी मुखालिफत की गई फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाकर, और ये सब यूरोप में हो रहा है। ये कोई सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये हर हक पसंद आदमी कर रहा है, औरत कर रही है, बच्चे कर रहे हैं। एक जमाना था जब हिटलर को भी लगता था कि दुनिया में कोई उसको हरा नहीं सकता है, वो ये भूल गया था कि दुनिया में वो कितना अकेला हो गया है। एक इटली को छोड़कर उसका कोई दोस्त नहीं था, और इटली धीरे धीरे तबाह हो गई। मुसोलिनी खुद जेल पहुंच गया था, जहां से छुड़ाकर हिटलर ने उसको आधा इटली देकर वहां का प्रधानमंत्री बनवा तो दिया, राष्ट्रपति बनवा तो दिया, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। और फाइनली जब हिटलर मरा तो उसकी लाश पे पानी देने वाला कोई नहीं था। आज कंडीशन यह है कि आप जर्मनी चले जाइए, वहां कोई हिटलर का नाम नहीं ले सकता। जिस हिटलर की तूती बोलती थी जर्मनी में, आज वो जर्मनी में सबसे बड़ा विलन बना हुआ है। नेतन्याहू अगर हमारे वक्त का हिटलर है तो उसका अंजाम भी हिटलर की तरह होना बिल्कुल तय है। गजा में जो कुछ चल रहा है सुन के निश्चित तौर पर दर्द होता है, लेकिन लड़ाई भी चल रही है। अभी कल की खबर है कि इजराइल के 4 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल के अखबारों ने ही उनका बाकायदा फोटो वगैरह जारी किया है। इसके अलावा हूथी है जो लगातार हमले किए जा रहा है। हूथी ने कम नुकसान नहीं उठाया है। वहां के एक टीवी चैनल के दफ्तर पर हमला करके 35 जर्नलिस्ट को मार दिया गया था, और भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन हूथीज हमला करने से रुक नहीं रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। अभी कल उनका एक ड्रोन जो है एलियात में एक होटल के ऊपर गिरा है, और अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिसकी कवरेज आपको इजरायली अखबारों में भी बहुत कायदे से मिल जाएगी। तो हूथी हार मानने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह का समझना थोड़ा मुश्किल है। जिस तरह से इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के इलाकों में हमले कर रहा है, खासतौर पर साउथ लेबनान में हमले कर रहा है, कल भी उसने हमला किया और काफी नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह कब तक खामोश रहेगा ये देखना होगा। ये बहुत मुमकिन है, और हो सकता है कि इजराइल ये चाहता हो कि हिजबुल्लाह कैसे भी हमला करना शुरू करे, ताकि एक और जंग वो शुरू कर सके। उसकी जनता के अंदर जो गुस्सा पैदा हो रहा है, उसकी गद्दी छीनने का जो खतरा है, वो खतरा कुछ और दिन टाला जा सके। इसके चलते अगर वो हिजबुल्लाह से
से फिर से जंग करना चाहता है, तो कोई भी समझ सकता है, कोई भी पागल जब अपने पागलपन की हद पार करता है तो अपनी मौत को पास बुलाता है। नेतन्याहू खुद जिए या मरे, वो तो एक इंसान है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसकी कीमत एक मुल्क के रूप में इजराइल को चुकानी पड़ रही है और वो आगे चुकाएगा भी। सारी दुनिया में आइसोलेट हो जाना, बिल्कुल अकेला पड़ जाना, सारा परसेप्शन पलट जाना। आपको लगता है आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अंदर अंदर कमजोर हो रहे हैं। आप सोचिए, कतर पे उसने हमला किया, नतीजा क्या हुआ? सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया, जिस पर मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था। आज की खबर यह है कि टर्की जो है वो इजिप्ट के साथ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है, जो 12 साल बाद हो रही है। यानी जिनके बीच अच्छा रिश्ता नहीं था, अब वो दोस्त बन रहे हैं एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ, और वो कॉमन दुश्मन है इजराइल। ईरान को घेरने की बहुत कोशिश हो रही है। यूएनएससी में अब एक प्रपोजल आने वाला है, स्नैप बैन, ईरान के ऊपर स्नैप बैन करने वाले हैं। ईरान से किसी तरह का कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे, तिजारती ताल्लुक नहीं रखेंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, कुछ बेचेंगे नहीं। ईरान वैसे भी आइसोलेशन में है। उसका जो पूरा मार्केट है वो यूरोप और अमेरिका में नहीं रह गया है, उसने अपने लिए नए मार्केट तलाश लिए हैं। रशिया का मार्केट है, चाइना का मार्केट है, और भी कई कंट्रीज का मार्केट है। आप कर दीजिए। आपकी हालत यह है कि आपकी इकॉनमी खुद खत्म हो रही है। सस्ता तेल नहीं मिल रहा है, रशिया से आप तेल गैस नहीं खरीद सकते, ईरान से आप तेल गैस नहीं खरीद सकते, तो आपको महंगा तेल और गैस खरीदना है। और महंगा तेल और गैस खरीदेंगे तो आपके यहां महंगाई लगातार बढ़ेगी। आपकी जो आर्थिक मुश्किलात हैं, जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, इकोनॉमिक दिक्कतें हैं, वो और बढ़ेंगी। तो अमेरिका के चक्कर में यूरोप अपने आप को धीरे धीरे कमजोर और बेकार करता चला जा रहा है। शायद फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क देने की जो बात कर रहा है फ्रांस और यूरोप के दूसरे नेशन भी, वो इसी गलती को सुधारने के लिए हैं। देखते हैं कितनी हिम्मत जुटा पाते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं। और ये भी देखते हैं कि इजराइल जब अपने जुल्म के इंतहा पर पहुंच रहा है तो उसका फाइनली अंजाम क्या होता है। अभी तक की अपडेट्स मैंने आपसे साझा की, आगे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं करता रहूंगा। एक अपील जो मैं लगातार करता हूं कि अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं, इसके अलावा पिन कमेंट और जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी मैंने लिंक दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमें सुपर थैंक दे सकते हैं। ये सब इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जैसे इंडिपेंडेंट लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकें और पूरी ताकत के साथ, हक के साथ खड़े हो सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।